हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में, जिस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारा आप लोगों से एक सीधे दो सवाल है। पहला सवाल, इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस तरह से संबंधित होते हैं आपस में। दूसरा सवाल, इनिशियल कंडीशंस इनिशियल कंसंट्रेशन यदि किसी रिवर्सिबल रिएक्शंस का दे रखा है तो आप इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशंस उन सभी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की निकाल पाएंगे। यदि आप निकाल पाएंगे तो आपको इस टॉपिक की समझ है। यदि नहीं निकाल पाएंगे तो इस टॉपिक को समझे और इस टॉपिक को समझने के बाद आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये तीन क्वेश्चंस समझने होंगे। पहला क्या था, इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स। इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स क्या होता है? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस में जब वो इक्विलिब्रियम की अवस्था तक पहुंच जाती है तो उसमें रिएक्टेंट्स की मात्रा कुछ बच जाती है, कंसंट्रेशन बच जाती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बनती ही है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब एक साथ उपस्थित होता है तब कहते हैं उस मिक्सचर को इक्विलिब्रियम मिक्सचर। समझ गए? देसी भाषा में इसको समझते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मिक्सचर को इक्विलिब्रियम अवस्था पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात समझते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया, एक नहीं 6 एक्सपेरिमेंट किया गया, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि पहले 4 एक्सपेरिमेंट में शुरुआत में उसमें लिया गया हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन आयोडीन मिल करके इक्विलिब्रियम स्टेट में 2HI बन रहा है। शुरुआत में पहले 4 एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन्स के पहला एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू लिया गया, आयोडीन का भी कुछ ना कुछ वैल्यू लिया गया। मान लीजिए 2 मोल लिया गया, हाइड्रोजन्स का 2 मोल लिया गया, 3 मोल लिया गया आयोडीन का। उसी तरह से 4 गो एक्सपेरिमेंट हुआ। चौथे एक्सपेरिमेंट में शुरुआत में सबका यहाँ 3 मोल, यदि 3 मोल ले लिया गया हाइड्रोजन का, आयोडीन का ले लिया गया 6.2 मोल। चौथे एक्सपेरिमेंट में दूसरे एक्सपेरिमेंट में 3 मोल ले लिया गया हाइड्रोजन का, 2.6 मोल ले लिया गया आयोडीन का। चौथे एक्सपेरिमेंट में मान लिया गया 5.5 गुने 10 के पावर माइनस 2 मोल ले लिया गया डाइहाइड्रोजन का और 2 गुने 10 के पावर माइनस 2 मोल ले लिया गया आयोडीन का। ठीक है, और इन सभी में शुरुआत में इनिशियल में कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड का 0 था। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया गया। इक्विलिब्रियम अवस्था पर इन लोगों को देखा गया कि इनकी जो रिएक्शन वो भी बैलेंस्ड था। देखा गया कि जितनी मात्रा में हाइड्रोजन और आयोडीन, जितनी मात्रा में प्रोडक्ट बना है ना, उसकी आधा कर देने पर, जितना कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के स्टेट पर हाइड्रोजन आयोडाइड का है उसका आधा कर देने पर इसका कंसंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पर, इसका कंसंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पर। यानी कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स concentration of reactants बराबर होता है 1/2 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है। इक्विलिब्रियम की अवस्था पर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यदि निकालना हो और यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे रखा हो
तो इसके कॉन्सेंट्रेशंस का आधा कर देने पर, 2 से भाग दे देने पर जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वैल्यू, वही रिएक्टेंट्स का वैल्यू होता है। ठीक है। और एक आप ये जानते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का ये एक्सप्रेशन है, होता है किसी जनरल रिएक्शंस के लिए, जैसा कि ये जनरल रिएक्शन दे रखा है और ये इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है C और D का कंसंट्रेशन और ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये जनरल कोई रिएक्शंस है ले लिए हमने, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी यहाँ पे है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिन्हें बोलते हैं मोल। जिसके आगे ये, इसके आगे कितना है 1 मोल, इसका हाइड्रोजन का कितना मोल है यहाँ पे रिएक्शंस में 1 मोल। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है आयोडीन का 1, इसका कितना है हाइड्रोजन आयोडाइड का 2। इसी तरह से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इसके घात के रूप में ऊपर लग जाता है। यही होता है इसका बैलेंस्ड इक्वेशंस का इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये देखा गया कि जब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जब हट गया, नहीं रख लिया गया, ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नहीं लिया गया जब, और उसका गणना किया गया, ये देखिए रिएक्टेंट्स में पाया, ये 2 वैज्ञानिक द्वारा, एक का नाम था गुलबर्ग और हेनरिक, ऐसा ही ये दोनों वैज्ञानिकों द्वारा ये पहला बार स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को पावर के रूप में नहीं लिखा गया, और देखा गया कि जो वैल्यू आ रहा है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का कांस्टेंट का ये जब नहीं लिया गया तो वैल्यू आ रहा था 1687। मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसका वैल्यू आ रहा 1687, 2020, 26, 9620, 1890। और जब इसका पावर ले लिया गया तब देखा गया कि कॉन्सेंट्रेशन हर एक इसमें रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखा गया। जब इसको पावर के रूप में लिख दिया गया तो देखा गया कि आ रहा था, यदि वैल्यू आ रहा था 46.9, 47.2, 46.5 और 46.6, 47.3, 47.1, इस तरह से वैल्यू आ रहा था। मतलब लगभग आ रहा था 47 के आसपास। ये वैल्यू कांस्टेंट आ रहा था, नियत आ रहा था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए ये सबका इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये इसका हाफ, प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशंस के हाफ होना, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पर जितना भी रिएक्टेंट्स हो इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन सेम मात्रा में यूज होना चाहिए प्रोडक्ट के रूप में। तो वही देखा गया, ये जब पामर्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज किया तब उन्होंने ये वैल्यू पाया। पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करने के बाद और नहीं यूज करने के बाद ये वैल्यू पाया। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का परिभाषा दिया। कहा उन्होंने कि किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में, ये यहाँ पे बैलेंस नहीं था, इस कारण से बैलेंस्ड हो गया तो सबका कंसंट्रेशन इक्वल मात्रा में खर्च हो रहा है इसका, और इक्वल मात्रा में इसमें से बन रहा है, बंटवारा भी हो रहा है इसमें से। इसका यदि 2 मोल 3 मोल खर्चा हुआ है, इसका 6 मोल, यदि हाइड्रोजन आयोडाइड का 6 मोल यदि टूट रहा है तो 3 मोल इस हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा
इसका भी 2 मोल आयोडीन का टूटेगा। ठीक है, इक्वल मात्रा में कंसंट्रेशन बनेगा सबका। तो इक्वल मात्रा में कंसंट्रेशन बन रहा था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेने के बाद, तब उन्होंने ये नियम दिया कि बैलेंस्ड रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के रेशियो, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के रेशियो के मल्टीपल, एक मिनट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के गुना के घातांक, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के घातांक को जब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशंस के गुना के उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के घातांक के रूप में लिख दिया जाता है, तब उन्हें कहा जाता है, एक मिनट देखिए, उन्होंने ये नियम दिया कि किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट के गुना, कंसंट्रेशंस के गुना के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स घात में होता है, और डिवाइडेड में जब रिएक्टेंट्स के हर एक कोफिशिएंट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से गुना करके, पावर्स दे करके जब गुना किया जाता है, तो वो उनकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। यही उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा at a given temperature the product of concentration of the reaction product of the reaction product, reactions के प्रोडक्ट का concentrations rise to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। उन्होंने कहा, एक ये नियम दिया कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का घात रखकर उसके मल्टीप्लाई करके उसको रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशंस के ऊपर उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से घात दे करके और उनके रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू देखा उन्होंने, वो कांस्टेंट आ रहा था। इस तरह से उन्होंने ये नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यही कहता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के ऊपर उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से जब हम घात के रूप में लिख देते हैं और उसको जब भागा करते हैं रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशंस के उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो उनकी वैल्यू जो आती है कॉन्सेंट्रेशंस की इक्विलिब्रियम स्टेट में कांस्टेंट आती है, एक जैसा आती है। यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसको हम अब अभी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको आप अपना ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी को बोलते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पे ये एक्सप्रेशन आया है, तो इस एक्सप्रेशंस को अब हम डिराइव करेंगे। इस इक्वेशंस को हम याद तो करने के लिए कर लेंगे, लेकिन आया कैसे इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लेंगे सहारा लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस का, जनरल रिएक्शंस हमने ये ले लिया मान लीजिए, और किसी भी रिएक्शंस का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको पोस्ट में RF लिख देते हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के गुना को के प्रोपोर्शनल होता है रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस का। उसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस को आरबी से प्रदर्शित कर देते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रोडक्ट मतलब गुना प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के गुना के रूप में, ठीक है। अब इनको देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। इस मेथड्स को हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर एफ बराबर होगा आर बी, आर एफ बराबर होगा आर बी, और आर एफ को हम पहले इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको के एफ ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे इस जनरल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कौन है, ए और बी, ए और बी है। इन पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन सा है, स्मॉल ए स्मॉल बी। उसके बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और फिर बैकवर्ड रिएक्शंस को के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक बी के बी ले लेते हैं, के बी रख देते हैं, और इनको इनका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का गुना करना है। प्रोडक्ट इसमें कौन है, सी और डी। हमने माना है ये जनरल रिएक्शंस, आप किसी अन्य रिएक्शंस को भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड और 2HI बन रहा है, इस तरह से अमोनिया को भी लिख सकते हैं, नाइट्रो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आगे हम समझाएंगे इस तरह से। अब सी स्मॉल सी और डी का गुना हो गया, प्रोडक्ट का गुना हो गया, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके घात पर बैठ गया। अब चूंकि हम खुद बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल होता है, इस तरह से समीकरण एक और दो से, एक एंड दो से के एफ ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर स्मॉल बी बराबर हो जाएगा के बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी पावर में। तो यहाँ से आ जाएगा के एफ बाई के बी बराबर हो जाएगा सी के पावर स्मॉल सी और डी के पावर स्मॉल डी बाई ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर स्मॉल बी, ये आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं बराबर है कैपिटल के और ये स्मॉल सी, ये कैपिटल स्मॉल एफ के एफ है और स्मॉल के बी है, और इसको मान लेते हैं कैपिटल के सी के। तो यहाँ से आ नहीं गया जी, के और सी बराबर हो रही गया सी के पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डी के पावर इसके ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय ए के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और बी के पावर इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये आ गया कि नहीं आ गया। और रिवर्सिबल ये आ गया फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए, आगे जाने के लिए। ये रिएक्शंस जब आगे जा रही है उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाएगा, और जब रिवर्स पीछे जाएगी तो यहाँ पे इसके लिए इस रिएक्शंस के लिए सी और डी बन जाएगा रिएक्टेंट्स,
सी और डी बन जाएगा रिएक्टेंस, और स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी बन जाएगा ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शंस इसके लिए क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और डी लिख देंगे, पावर स्मॉल सी स्मॉल डी, यहाँ पे ए और बी लिख देंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। उसी तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा के सी के डायरेक्टली उल्टा आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए के डैश सी लिख देते हैं, इसके डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर स्मॉल बी बाई सी के पावर स्मॉल सी और डी के पावर स्मॉल डी आ जाएगा बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए आ गया। इस बात से क्या समझ आता है, के सी बराबर होता है, के सी बराबर होता है 1/k डैश सी। क्या है के सी जो है 1/k सी, k डैश सी नहीं है क्या, इसका ठीक उल्टा नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो फिर सी और डी ऊपर चला जाएगा और के सी के बराबर आ जाएगा कि नहीं। तो के सी जो है बराबर है इसके उल्टा के, इनवर्स के, ठीक है। ये संबंध ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमने इस टॉपिक में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अच्छे से समझ लिया। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए है, ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए, ये बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम की अवस्था में कंसंट्रेशंस यही है, ठीक है। और जाते जाते हम लोग आप लोगों से एक सवाल पूछे हुए थे, यदि किसी भी कंसंट्रेशन, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन यदि किसी रिएक्शंस का दे रखा है तो उसका इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन कैसे मालूम करेंगे। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन यदि किसी रिएक्शंस का दे रखा है, मान लीजिए कोई रिएक्शन से यही इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, तो इसका इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन हम नहीं निकाल लेंगे जी। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे ही रखा है, इसका इक्विलिब्रियम पर मान लेंगे इसमें से थोड़ा घट गया, ये थोड़ा बन गया। मान लीजिए 10 है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर बन जाएगा 10 - x से 2 - x, और यहाँ पे x मान लेंगे, x घट गया और ये x यहाँ बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पे x बन जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को यहाँ, रिएक्टेंस को यहाँ रख देंगे, और यहाँ से Kc का वैल्यू दिया रहेगा तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे x, तो इक्विलिब्रियम पर x का वैल्यू आ जाएगा, वही x का वैल्यू इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा, पहला क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स में रिएक्टेंस और प्रोडक्ट किस तरह से संबंधित रहते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स में रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट एक साथ इक्वल मात्रा में उपस्थित रहते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इस तरह से संबंधित रहते हैं, किधर गया, नहीं लिखे हैं क्या, लिखे हुए थे वो क्लीन कर दिए। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डायरेक्टली इक्वल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस का हाफ। यही इस तरह से संबंधित होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।